So, money bill. Article 110 of the Constitution deal with the definition of money bill. सो अगर मनी बिल है तो ये सब सारी चीज़ करेगा। कितने पॉइंट ये सेटिस्फाई करेगा? ये 7 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। पहला, द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, इन सब का काम मनी बिल करेगा। ठीक है, ये प्रोविजन इसके अंदर आएंगे। द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट मनी बिल के अंदर आएगा। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड, द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। छठवां, रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इशू सच मनी और ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ यूनियन और ऑफ द स्टेट। सातवां, एनी मैटर इंसिडेंटल और एनी मैटर ऑफ स्पेसिफिक अबव। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। और कब वो नहीं होगा? 3 चीज़ों नहीं करेगा। ठीक है, पहला, इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेनिकुलर पेनल्टीज, ये मनी बिल नहीं करता है। दूसरा, द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस ऑफ सर्विस रेंडर्स, वो ये नहीं करता। फीस फॉर लाइसेंस के लिए नहीं डिमांड करता, ना कि पेमेंट करता, ना कि सर्विस रेंडर के लिए वो बोलता है। तीसरा, इम्पोजिशन, एवोल्यूशन और रिमेशन और अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पस। लोकल पर्पस के लोकल अथॉरिटी के लिए वो कुछ भी नहीं करता है। मनी बिल्स का इससे कुछ भी नाता नहीं है। ठीक है, जो हमने 7 पॉइंट बताए उस वो मनी बिल के अंदर आते हैं। अगर वो सब चीज़ें प्रोविजन सर्टिफाई नहीं कर रहा है तो मनी बिल नहीं है। अगर वो सर्टिफाई कर रहा है तो हाँ, वो मनी बिल है। ठीक है, अब यहाँ आता है कि द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इस फाइनल। अगर लोकसभा के स्पीकर ने बोल दिया कि ये मनी बिल है तो फाइनल है। उसको कहीं भी कोर्ट में कहीं भी जाके उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, ना कि प्रेसिडेंट के पास भी नहीं जा सकते हो, किसी के पास नहीं जा सकते हो। ठीक है, राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द असेंट, द स्पीकर इंडोर्स इट एज अ मनी बिल। ठीक है, राज्यसभा में रिकमेंडेशन जाएगा और प्रेजेंट करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, और स्पीकर इंडोर्स करेगा उसको मनी बिल है करके। ठीक है, अब आते हैं जब जब मनी बिल पास हो जाता है लोकसभा में तो वो ट्रांसमिट होता है राज्यसभा में। उसके लिए कंसिडरेशन के लिए राज्यसभा है के पास कुछ रिस्ट्रिक्टेड पावर है। ठीक है, मनी बिल के केस में इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। वो ना ही रिजेक्ट कर सकती है ना ही अमेंड कर सकती है मनी बिल को। ये खाली रिकमेंडेशन दे सकती है। ठीक है, राज्यसभा खाली रिकमेंडेशन दे सकती है। इट मस्ट रिटर्न द बिल टू लोकसभा। वो लोकसभा को में रिटर्न कर सकती है 14 दिन के अंदर अंदर, वेदर और विदाउट रिकमेंडेशन। ठीक है, या तो रिकमेंडेशन के साथ या बिना रिकमेंडेशन के। द लोकसभा कैन एदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल ऑफ एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। या लोकसभा पूरा का पूरा जो की रिकमेंडेशन जो बोला है राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर सकती है या कुछ पार्ट उसका रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, if Lok Sabha accept any recommendation of the bill is then deemed to have been passed by both house in the modified form। ठीक है, अगर लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिया तो हाँ, सिंपल सी बात है कि यार उसको थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में वहाँ पर पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर लोकसभा एक्सेप्ट नहीं करता है रिकमेंडेशन, द बिल इज देन डीम टू हैव पास बाय बोथ हाउस इन द फॉर्म ओरिजिनली पास्ड बाय लोकसभा विद इन एनी चेंज। ठीक है, अगर लोकसभा नहीं करता है तो फिर उसको वैसे ही पास करना पड़ेगा। ठीक है, इफ राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन, अगर 14 दिन के अंदर वापस नहीं करता है, द बिल इज डीम टू हैव बीन पास बाय बोथ हाउस इन द फॉर्म ओरिजिनली पास बाय लोकसभा। ठीक है, अगर 14 दिन तक उसने कुछ नहीं किया, ठीक है, खाली छोड़ा रखा, तो अपने आप ही पास हो जाएगा। तो लोकसभा ज़्यादा पावर राज्यसभा के रिगार्डिंग में। ठीक है, मनी बिल की उसमें, लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल है उसमें दोनों के पास इक्वल पावर है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास आता है या प्रेसिडेंट एसेंट दे सकता है या फिर अपना एसेंट रोक सकता है। ठीक है, लेकिन वो रिटर्न नहीं कर सकता है रिकमेंडेशन के लिए हाउस। मतलब ये नहीं कि वहाँ उसने दोबारा भेज दिया हाउस में, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। या तो बिल्कुल रोक सकता है या तो अपना एसेंट दे सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। अब यहाँ आता है हमारा फाइनेंशियल बिल। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, फाइनेंशियल बिल के अंदर मनी बिल आता है। फाइनेंशियल बिल वो होते हैं जो डील करते हैं फिजिकल मतलब होता है जो गवर्नमेंट ने पब्लिक के मनी के या जैसे स्पेशली जो टैक्स होते हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। एक्सपेंडिचर, इसके अंदर एक्सपेंडिचर आता है, उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सब फाइनेंशियल बिल के अंदर आती हैं। 3 फाइनेंशियल बिल हैं हमारे। पहला आता है खुद हमारा मनी बिल जो हमने अभी डिस्कस किया, जो आर्टिकल 110 है। दूसरा आता है हमारा फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो कि आर्टिकल 117 क्लॉज फर्स्ट है। देन आता है हमारा फाइनेंशियल बिल 2 जो कि आर्टिकल 117 ही है और जो कि क्लॉज 3 है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर मनी बिल फाइनेंशियल बिल है, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो एक पार्ट है उसका, मनी बिल फाइनेंशियल बिल का एक पार्ट है, एक क्लॉज है, ठीक है। अब ये है ठीक है, तो स्पीकर को सेटिस्फाई करना मतलब पहले तो कन्वे करना पड़ेगा कि हाँ ये मनी बिल है। तो और फाइनेंशियल बिल जो फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड हैव डील विद आर्टिकल, वो 117 से डील करते हैं, हमने देखा। तो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट हमारा, ठीक है, ये कंटेन करता है ना कि मैटर जो मेंशन किए गए 110 में, लेकिन ये दूसरे मैटर भी कंटेन करता है जो कि जनरल लेजिस्लेशन के हैं। फॉर इंस्टेंस के लिए अ बिल दैट कंटेन अ बोरिंग क्लॉज, ठीक है, इसके अंदर बोरिंग क्लॉज है बट डज नॉट एक्सक्लूसिवली डील विद बोरोइंग, ठीक है, जिसके अंदर बोरोइंग क्लॉज है लेकिन जो एक्सक्लूसिवली डील नहीं करता बोरिंग से, उसके अंदर वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। दो रिस्पेक्ट में, एक फाइनेंशियल बिल फर्स्ट हो गया, वो सिमिलर है मनी बिल के, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, खाली आप इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो एंड नॉट इन राज्यसभा, राज्यसभा में आप इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो फाइनेंशियल बिल को, पहले को। दूसरा, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, दोनों को, मनी बिल को और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट को, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के उसमें आप इंट्रोड्यूस रिकमेंड कर सकते हो। इन ऑल अदर रिस्पेक्ट अ फाइनेंशियल बिल फर्स्ट इज गवर्न बाय सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। और जो फाइनेंशियल बिल है पहला, उसको जो ऑर्डिनरी जो बिल है उसकी तरह भी आप ट्रीट कर सकते हो। हैंस इट कैन एदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय राज्यसभा, राज्यसभा इसको या तो रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको अमेंड कर सकता है। एक्सेप्ट दैट एन अमेंडमेंट अदर देन रिडक्शन और एबोल्यूशन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी मूव इन अदर हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यही है, अगर नहीं होता है, नहीं बैठती है बात, तो जॉइंट सीटिंग बुला सकता है अपना प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट या तो एसेंट देगा या अपना एसेंट को रोकेगा, या फिर अपना जो बिल है उसको वापस कर देगा हाउस की रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसके पास फुल पावर है, जैसे कि मनी बिल में उसके इतनी पावर नहीं थी, पर यहाँ पर उसके पास फुली पावर है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल सेकंड आता है, फाइनेंशियल बिल सेकंड कंटेन करता है प्रोविजन जो कि इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया, जो कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से जो खर्चा हो रहा है उसके अंदर सब चीज़ें हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर मेंशन इन आर्टिकल 110 में जो आर्टिकल मेंशन किया गया है वो कोई भी आर्टिकल इसके अंदर नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल बिल को हम ऑर्डिनरी बिल की ट्रीट करते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, सारे रिस्पेक्ट में इट्स गवर्न बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विच इज़ एप्लीकेबल टू द ऑर्डिनरी बिल, जो ऑर्डिनरी बिल में लेजिस्लेटिव एप्लीकेबल होता है वही सब चीज़ें इसके अंदर भी हैं। जो एक स्पेशल फीचर्स है वो ये है कि बिल इज दैट इट कैन नॉट बी पास्ड बाय अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड टू दैट हाउस द कंसिडरेशन ऑफ द बिल, जब तक कि प्रेसिडेंट ने इन्हें नहीं कहा है तब तक कि ये दोनों हाउस में पास नहीं हो सकता है, ठीक है। जब तक कि प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेड नहीं किया वो हाउस में, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल कैन नॉट फाइनेंशियल बिल सेकेंड कैन बी इंट्रोड्यूस इन अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर इस इंट्रोडक्शन के लिए उसकी रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। पर मान लीजिए जैसे कि लोकसभा में आया, उसके बाद फिर उसको राज्यसभा में भेजना है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन होना जरूरी है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। इट कैन एदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी इसको रिजेक्ट कर सकता है या फिर अमेंड कर सकता है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट अपना जॉइंट सेटिंग बुलाएगा, और अगर बिल प्रेजेंट करता है प्रेजेंट, तो वो अपना एसेंट दे सकता है या फिर होल्ड कर सकता है या रिटर्न कर सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में था, सेम सब चीज़ें इसके अंदर भी वैसी ही हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच में डिफरेंस। ऑर्डिनरी बिल को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एदर इन द लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, लेकिन हम जानते हैं कि मनी बिल को खाली हम लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर मिनिस्टर भी दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल को खाली मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिना किसी रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट के, लेकिन मनी बिल को इट कैन इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक कि अपना प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं देगा तब तक कि ये नहीं इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और अपना ऑर्डिनरी बिल कैन अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, उसको अमेंड कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकता है राज्यसभा, लेकिन मनी बिल को ना ही अमेंड कर सकता है ना ही रिजेक्ट कर सकता है राज्यसभा। राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विद और विदाउट रिकमेंडेशन, वो बिना रिकमेंडेशन के भेज सकता है, विच कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय लोकसभा। बट
तो उसके बाद भी लोकसभा के पास है कि यार वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद फिर भी इतनी पावर है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर लोकसभा को एक सुप्रीम माना गया है। 5वां पॉइंट ये है कि इट कैन बी, जो ऑर्डिनरी बिल है उसको आप डिटेन कर सकते हो राज्यसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने तक उसको आप रख सकते हो, उसके बाद कुछ बता सकते हो उसमें। लेकिन राज्यसभा में मनी बिल के उसमें आप खाली 14 दिन तक का आपका एक डेडलॉक पीरियड है, जब अगर आपने वहाँ नहीं किया तो 14 दिन के बाद सीधा वो पास माना जाएगा राज्यसभा से। 6वां आता है कि ऑर्डिनरी बिल में डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन और स्पीकर व्हेन ट्रांसफर टू राज्यसभा। उसको ज़रूरत नहीं है कि सर्टिफिकेशन स्पीकर का। लेकिन यहाँ पर मनी बिल के उसमें उसको सर्टिफिकेशन ज़रूरत है स्पीकर का जब वो राज्यसभा में जा रहा है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल में वो सेंड जो होता है प्रेजेंट एसेंट के लिए ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव बाय बोथ हाउस। अगर बोथ हाउस पास हुआ तभी एसेंट के लिए जाएगा। इन केस ऑफ डेडलॉक ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेस, अगर दो हाउस के बीच में डेडलॉक होता है उस केस में जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस कैन बी समवन, दोनों की जॉइंट सीटिंग बैठाई जाएगी बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन मनी बिल में इट इज़ सेंड फॉर प्रेसिडेंट सेंड इवन इफ इट इज़ अप्रूव बाय ओनली लोकसभा। अगर लोकसभा के में ही पास हुआ है मनी बिल तब भी वो भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के सेंड के लिए। देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस एंड हैंस, कोई चांस ही नहीं है कि डिसएग्रीमेंट हो, क्योंकि ये मनी बिल है, ये तो उनके पैसे की बात है, सबके पैसे की बात है, इसमें डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता, कहने का मतलब है, ठीक है। हैंस देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेटिंग बोथ हाउस इन दिस रिगार्ड। तो मनी बिल के उसमें जॉइंट सेटिंग का कोई प्रोविजन ही नहीं बनाया गया है। फाइनेंशियल बिल जो पहला है और फाइनेंशियल बिल जो सेकंड है उसमें जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन है, लेकिन मनी बिल के उसमें कोई जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं है। 8वां ये है कि इट्स ऑर्डिनरी बिल क्या है कि वो डिफीट करता है लोकसभा में, कैन लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट इफ इट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। अगर ऑर्डिनरी बिल उसका रेजिग्नेशन हो गया, ठीक है, उसको नहीं पास किया गया, अगर डिफीट हो गया तो सिंपली इससे ये साबित होगा कि गवर्नमेंट कमज़ोर है, उसका रेजिग्नेशन हो सकता है, ठीक है। और मनी बिल में भी ऐसी है कि अगर वो डिफीट होता है लोकसभा में तो हाँ यार सीधा गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन माना जाएगा, क्योंकि यार अगर आप मनी बिल ही पास नहीं करा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट चलाने का कोई हक भी नहीं है, ठीक है। अब आता है ऑर्डिनरी बिल का हमारा 9th पॉइंट, इट कैन बी रिजेक्टेड अप्रूव्ड और रिटर्न द फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल में ये है, लेकिन 9th में मनी बिल में इसमें ऐसा है कि इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन उसको रिकन्सिडरेशन प्रेसिडेंट के रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता है। तो सिंपली ये सब केसेस हैं। थैंक यू। सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, तो जॉइंट सिटिंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि रिजॉल्व करने के लिए डेडलॉक जो होता है दो हाउस के बीच में, पैसेज ऑफ बिल के बीच में, अ डेडलॉक इज डीम टू हैव बीन पास्ड अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 सिचुएशन आफ्टर अ बिल हैज़ बीन पास्ड, ठीक है। तो डेडलॉक तब होता है इन 3 चीज़ों में, ठीक है। 3 चीज़ों के कारण डेडलॉक बनता है। पहला, अगर बिल रिजेक्टेड होता है दूसरे हाउस में, इफ़ हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट टू द मेड इन द बिल, अगर हाउसेज फाइनली डिसएग्रीड होते हैं कि नहीं यार जो अमेंडमेंट बना है वो एलिजिबल नहीं है, लेजिट नहीं है। देन इफ़ मोर देन 6 months हैज़ elapsed from the date of receipt of the bill by the other house without the bill being passed by, ठीक है। अगर 6 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं जिस समय रिसिप्ट बिल की मिली गई थी, ठीक है, बिना उसको पास हुए, तो ऐसे केस में यहाँ डेडलॉक बन जाता है और डेडलॉक को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट कैन समवन बोथ द हाउसेस टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जॉइंट सिटिंग कंडक्ट कर सकता है और डेलिब्रेटिंग कर सकता है और वोटिंग कर सकता है हाउसेस में। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। जो ये जॉइंट सिटिंग है ये एप्लीकेबल है ऑर्डिनरी बिल में और फाइनेंशियल बिल में, ठीक है, ना कि मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, ठीक है। क्योंकि इन केस मनी बिल द लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं, ठीक है, वाइल कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को तो हर हाउस में सेपरेटली पास करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही मनी बिल की, तो उसके पास तो ओवरराइडिंग पावर है ही है, ठीक है। इन रिकॉग्निंग द पीरियड ऑफ 6 months नो अकाउंट कैन बी मेड ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द अदर हाउस टू विच द बिल हैज़ बीन सेंड, ठीक। तो और क्या है, वो कह रहा है कि अगर बिल को डिस्प्यूट के अंदर, ठीक है, अगर पहले से ही लैप्स्ड हो चुका है ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा का डिसोल्यूशन की वजह से अगर पहले से ही लैप्स हो चुका है, नो जॉइंट सिटिंग कैन बी समवन, ठीक है, कोई भी जॉइंट सिटिंग समवन नहीं होगी। बट द जॉइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड लोकसभा इज डिजॉल्व आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाइड हिज इंटेंशन। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने अपना इंटेंशन साफ कर दिया कि मैं जॉइंट सिटिंग करने वाला हूँ, ठीक है,
इस केस में लैप्स नहीं होगा। आफ्टर द प्रेसिडेंट नोटिफाई हिज इंटेंशन टू समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज, नन ऑफ द हाउस कैन प्रोसीड फर्दर विद द बिल। ठीक है, तो कोई भी फर्दर कुछ नहीं करेगा, वो सीधे जॉइंट सिटिंग की चीज़ होगी। ठीक है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज। स्पीकर लोकसभा का देखिएगा जॉइंट सिटिंग को दोनों हाउसेस के। एंड डिप्यूटी स्पीकर अगर उसकी एब्सेंस में, अगर स्पीकर नहीं है तो उसकी एब्सेंस में डिप्यूटी स्पीकर का वो काम करेगा। मान लीजिए अगर डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का वो देखेगा। इफ़ ही इज़ ऑल्सो एबसेंट सच अदर पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर प्रेजेंट एट द जॉइंट सिटिंग। तो जॉइंट सिटिंग में जो मेंबर बैठे होंगे वो देखेंगे कि किसको चुनना चाहिए। ये क्लियर है कि जो चेयरमैन है, ठीक है, वो उसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसको बिल्कुल नहीं बुलाया जा रहा है जॉइंट सिटिंग की उसमें, क्योंकि वो मेंबर नहीं है एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हम जानते हैं कि जो चेयरमैन है राज्यसभा का वो किसी मेंबर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो उसको हम नहीं बुला रहे हैं। ठीक है, अब ये है कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट सिटिंग इज़ 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द टू हाउसेस। ठीक है, एक 10वां हिस्सा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस के वो रखा जाएगा। द जॉइंट सिटिंग इज गवर्न बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा के जो प्रोसीजर है उनसे गवर्न किया जाएगा। एंड नॉट ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का इसमें कोई खेल नहीं है। नॉर्मली द लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विन द बैटल इन अ जॉइंट सिटिंग। ज़्यादातर केस में जो लोकसभा में जो ज़्यादा नंबर से जो वो बैटल विन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई कर रखा है दैट अ जॉइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट टू द बिल कैन नॉट बी प्रपोज एक्सेप्ट इन 2 केसेस। अमेंडमेंट के उसमें जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकती हैं 2 केसेस को छोड़ के। वो 2 केसेस हैं, पहला दोज अमेंडमेंट दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेस। ऐसे अमेंडमेंट जिसमें फाइनल डिसएग्रीमेंट कर रखा है दोनों हाउसेस के बीच में, उस समय बुला सकते हैं। और दूसरा दोज अमेंडमेंट दैट माइट हैव बीन नेसेसरी ड्यू टू डिले इन द पैसेज ऑफ बिल। ठीक है, जो कि अमेंडमेंट जो कि नेसेसरी हैं, ठीक है, लेकिन डिले की वजह से वो लेट हो चुके हैं, तो उस केस में यहाँ पर जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। और अभी तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग हुई हैं। डॉरी केस में हुई थी, और एक बैंकिंग सर्विस कमीशन की केस में हुई थी, और तीसरा टेररिज्म बिल की उसमें हुई थी। तो अभी तक 3 बार ही हो रखी हैं। ठीक है, अब आता है बजट इन पार्लियामेंट। तो बजट ऑफ जो पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफर करता है बजट एज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम जो ये पास होता है इसको अखबार में या फिर कहीं भी न्यूज़ में भी ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर आता है। ठीक है, दूसरे टर्म में बजट हैज़ नोवेयर हैज़ बीन यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ पॉपुलर नेम ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बी डील विद आर्टिकल 112। 112 आर्टिकल में बजट इन पार्लियामेंट डील होता है। ठीक है, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये बताता है कि कितना खर्चा होगा और कितना बैलेंस उसने रखा है अपने लिए। ठीक है, विच बिगेन, ये शुरुआत होती है इसकी 1 अप्रैल में, और जिसकी एंड होता है 31 मार्च में एंड होता है उस साल का ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, जैसे कि मतलब 1 अप्रैल को शुरू करेगा वो, मान लीजिए 1 अप्रैल 1900 शुरू किया और उसका एंड जो होगा 31 मार्च 2020 को एंड होगा। ठीक है, तो इन एडिशन टू द एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर द बजट कंटेन सर्टेन अदर एलिमेंट। बजट में कुछ अदर एलिमेंट भी होते हैं, जैसे कि 5 कुछ एलिमेंट हैं। पहला तो एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, जो उनकी पर्चियाँ हैं। ठीक है, किन किन की पर्चियाँ निकालेंगे इसमें, जो रेवेन्यू हुआ है और जो कैपिटल का जो जितना भी रिसिप्ट आया उसको वो देखेंगे। वे एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू। सेकंड पॉइंट है कि देखेंगे किस तरीके से हम अपना रेवेन्यू और बढ़ा सकते हैं। तीसरा एस्टिमेट करेंगे एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना होगा। चौथा होगा कि डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोजिंग फाइनेंशियल एंड द रीजन फॉर एनी डिफिशिट और सरप्लस इन दैट ईयर। वो देखेंगे कि क्या एक्चुअल रिसिप्ट क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है उस क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर का, और रीज़न क्या है, कोई भी अगर घाटा हुआ है या फिर कोई भी प्रॉफिट हुआ है उस चीज़ का। पांचवा पॉइंट है कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, दैट इज टैक्सेशन प्रपोजल, प्रोस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू, स्पेंडिंग, प्रोग्रामिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम प्रोजेक्ट। तो ये सब कुछ बजट के अंदर होता है कि वहाँ पर जो सब चीज़ें प्रपोजल है, टैक्सेशन है, प्रोस्पेक्ट है, रेवेन्यू है, वो भी सब कुछ वहाँ डिस्कस होगा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हैज़ 2 बजट, उसके 2 बजट थे। पहले तो एक रेलवे बजट अलग आता था और एक जनरल बजट अलग आता था। ठीक है, वाइल द फॉर्मल कंस्ट्रक्ट ऑफ द एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली द, तो पहला वाला क्या होता था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें खाली उनके खर्चे के बारे में नहीं, सॉरी, उनके जो रिसिप्ट के बारे में होता था। ठीक है, तो रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जो दिखाता है कि आपने कुछ खर्चा किया है। तो जो हमारा जो जनरल बजट होता था, ठीक है,
सॉरी, जो रेलवे बजट होता था वो दिखाता था कि कितना खर्चा हमने हमने कितना पे किया है, खाली वो पर्ची दिखाता था, ठीक है। तो जो फॉर पहला तो ये दिखाता था, और दूसरा जो दिखाता था हमारा जनरल बजट, वो एक्सपेंडिचर दिखाता था, ठीक है। ठीक है, तो ये सब कुछ था। तो रेलवे बजट को सेपरेट किया गया जनरल बजट से 1921 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एक्वॉर्थ कमेटी, ठीक है। तो जो एक्वॉर्थ कमेटी थी, ACWORTH, उसने रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया, ठीक है। उसने 4 पॉइंट दिए उनको ऐसा करने का। पहला तो टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। दूसरा था फैसिलिटेट करना बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी, बिजनेस को डालना, ठीक है। मतलब उसको एक मार्केटिंग, उससे ग्रोथ लेना, ठीक है। तीसरा, सिक्योर करना स्टेबिलिटी ऑफ जनरल रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग एन एश्योर्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवे रेवेन्यूज, ठीक है। उसको एक स्टेबल बनाना, ठीक है। और चौथा है तो इनेबल करना रेलवे टू कीप देयर प्रॉफिट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, रेलवे ताकि अपना डेवलप खुद कर सकें आफ्टर पेइंग अ फिक्स्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द जनरल रेवेन्यू, ठीक है। तो ये सब काम था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया टू मर्ज द रेलवे बजट इनटू जनरल बजट। उनने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट 2016 में उनने रेलवे बजट को जनरल बजट से मिक्स कर दिया। फॉर दिस पर्पज द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 5-member कमिटी comprises the official of both finance minister and railway minister to work out the modality for the merge. This move to discard the age old practice of separate railway budget is part of मोदी गवर्नमेंट रिफॉर्म एजेंडा, ठीक है। तो उनने जो बहुत सालों जो पुरानी जो प्रथा थी, रेलवे अलग और जनरल बजट अलग था, उसको उनने मर्ज कर दिया और अब ये एक हो चुका है। तो इसमें खर्चा कम होगा, बट वही है कि कैसे ये बढ़ता है, ठीक है, वो तो समय दिखाएगा। तो अब आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ठीक है। तो जो इंटैक्टमेंट हुआ बजट के, ठीक है, उससे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। पहला, प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट टू लेड बिफोर बोथ हाउस पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर, ठीक है। हर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, के लास्ट में पार्लियामेंट के, ठीक है, उनको दिखाना पड़ेगा कितना कितना आपने पे किया और कितना खर्चा हुआ, ठीक है। देखो, एक रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट होता है आपका पीस ऑफ पेपर जो आपको दिखाता है कि आपने कितना पे किया, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपका खर्चा होता है, ठीक है। पर्ची खर्चा दोनों की चीज़ें देखा जाए तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ग्रांट आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड नहीं करता है। तीसरा, नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएट मेड बाय लॉ। जब तक कि आप लॉ के हिसाब से नहीं चलेंगे तब तक कि आप वहाँ से आप अपना कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। चौथा, नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शैल बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट इन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी मनी बिल जो इम्पोज करती टैक्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में जब तक कि रिकमेंडेशन नहीं होगी प्रेसिडेंट की, ठीक है, सच बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। और राज्यसभा में तब तक, जैसे कोई भी जो टैक्स को इम्पोज कर रही है, जब तक कि आप जो टैक्स को इम्पोज कर रही है, जब तक कि आप प्रेसिडेंट से नहीं सहमति लेंगे तब तक वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस आप नहीं कर सकते हो। ये लॉ बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बोलता है। पाँचवा पॉइंट है कि नो टैक्स शैल बी लीविश और कलेक्ट एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के आप ना टैक्स लगा सकते हो ना टैक्स ले सकते हो, सिंपल, बिना किसके, लॉ के, अथॉरिटी ऑफ लॉ के, ठीक है। छठवां पॉइंट, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। पार्लियामेंट उसको या तो रिड्यूस कर सकती है या ख़त्म कर सकती है, बट उसको इंक्रीज कभी नहीं कर सकती है। सातवां पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो डिफाइंड द रिलेटिव रोल्स और पोजिशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू इंटैक्टमेंट ऑफ बजट इन द फॉलोइंग वे। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 3 चीज़ दिखा रखी हैं। पहला कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल डीलिंग विद टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। तो जो मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है जो डील करता है टैक्सेशन से उसको आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, सिर्फ लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ये है कि राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, इट इज़ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा। ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा की। तीसरा पॉइंट ये है कि राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, ठीक है। राज्यसभा मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को दोनों को रिटर्न कर सकती है टू द लोकसभा को विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर द लोकसभा कैन एदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशन मेड बाय राज्यसभा इन दिस रिगार्ड, ठीक है।
लोकसभा या तो एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है रिकमेंडेशन जो राज्यसभा ने बनाई है इस रिगार्ड में। 8वां पॉइंट ये है कि द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर इम्बॉडेड इन द बजट शेल शोन सेपरेटली द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया। जो एस्टिमेट है एक्सपेंडिचर, ठीक है, बजट में, उसको आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, जो कि एक्सपेंडिचर चार्ज हुआ कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया में और द एक्सपेंडिचर मेड हुआ कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। 9 पॉइंट ये कि द बजट शेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू अकाउंट से और जो अदर एक्सपेंडिचर है उससे आपको अलग दिखाना पड़ेगा। द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया शेल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर जो चार्ज है कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट की वोट में। हाउएवर इट कैन बी डिस्क्लोज बाय पार्लियामेंट। अब आता हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बजट कंसिडर होता है दो टाइप के एक्सपेंडिचर से। पहला एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चार्ज किया जाता है। चार्ज मतलब होता है जो कि लगाया जाता है कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया, अब ये कॉन्स्टिट्यूटेड फंड इंडिया से निकाला जाता है, वो चार्ज किया जाता है कि भाई ये खर्चा तुम पे है, तुम इस पे दो, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंडिचर बनाया जाता है कौन से फंड में। द चार्ज एक्सपेंडिचर इज़ नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट, उसको वोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ द ओनली टू बी डिस्कस बाय पार्लियामेंट, जो कि ओनली डिस्कस करेगा पार्लियामेंट, वाइल द अदर हैज़ टू बी वोटेड बाय पार्लियामेंट, जहाँ से मेड बना गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो हम वर्ड ले रहे हैं चार्ज का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूट फंड इंडिया से चार्ज किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी सैलरीज हैं, CAG की हो गई, सुप्रीम कोर्ट की हो गई, आपके पार्लियामेंट की जितनी भी लोगों की सैलरी हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या 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 किया जाएगा कि वहाँ पर पूछा नहीं जाएगा कि भाई हम निकालें पैसे नहीं निकालें, वो अपने आप कट जाएंगी, उनको अपने आप सैलरी मिल जाएगी, वो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। पर जहाँ बात आती है आपका सरकार के खर्च करने की, जहाँ आती है बात बजट की, ठीक है, वहाँ पर उसको पूछना पड़ेगा, ठीक है। द चार्ज एक्सपेंडिचर इज़ नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट, उसमें कोई वोट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली डिस्कस किया जाएगा पार्लियामेंट में अगर करना है तो। लेकिन जो दूसरा वाला उसको पार्लियामेंट को वोट करना पड़ेगा। अब द लिस्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर इज़ एज फॉलो, ठीक है। जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उसकी ये फॉलोज लिस्ट है, ठीक है। इमोलमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ प्रेसिडेंट, जो इमोलमेंट्स और अलाउंसेज हैं प्रेसिडेंट की, एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हिज ऑफिस, की जो ऑफिस से रिलेटेड जो अदर एक्सपेंडिचर है। दूसरा सैलरीज और जो अलाउंसेज हैं चेयरमैन के और डिप्यूटी चेयरमैन की राज्यसभा के, एंड स्पीकर ऑफ द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वहाँ पर भी चार्ज से होगा। सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। चौथा पेंशन ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। छठवा सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का, ठीक है। सातवां एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द ऑफिस ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंक्लूडिंग द सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ द पर्सन सर्विंग इन दिस ऑफिस, ठीक है। आठवां डेप्ट चार्जेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो गया, सिंकिंग फंड चार्जेस हो गया और रिडम्पशन चार्जेस हो गया, और जो दूसरे खर्चे हैं रिलेटिंग टू द रेजिंग ऑफ लोन्स एंड सर्विंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डेप्ट, ठीक है। नौवा एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, ठीक है, कोई भी सम जो रिक्वायर्ड है सेटिस्फाई करने के लिए जजमेंट को, और डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। 10वां एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट टू बी सो चार्ज, ठीक है, कोई दूसरा जो पार्लियामेंट ने चार्ज करने को कहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। थैंक यू।